करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखिएगा कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, रबी और खरीफ फसल। इन फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। इस दोनों में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, रबी की फसल शीत ऋतु में तो बोई जाती है, ये सही है। दूसरा आपका सही है कि रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि खरीफ की फसलें जो होती है वो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु कहने का मतलब कि जून से सितंबर में बोई जाती है, ना कि ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, धान हो गया, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ फसल है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी फसलें जो है दोस्तों ये शीत ऋतु में उगाई जाती है, रबी की फसलें। इसका एग्जाम्पल है गेहूं हो गया, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें के उदाहरण है। इसके अलावे कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तीनों स्टेटमेंट आपका जो है जैविक खाद के संदर्भ में सही है, तीनों कथन सही है। जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है ना। जहां एक तरफ जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रासायनिक उर्वरक को अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है और ये जल प्रदूषण के स्रोत भी बनते हैं, जल प्रदूषण के स्रोत बनते हैं। रसायन के उपयोग कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है 2 और 4D। ये कभी क्या है, 2 4D आपका खरपतवारनाशी है का एक उदाहरण है। और इन सभी में रसायनों की उपस्थिति सम्मिलित रूप से मृदा में रसायन की मात्रा को बढ़ा देती है, मृदा में रसायन की मात्रा को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो मछली से। ये कॉड लिवर ऑयल जो है इसमें विटामिन डी पाया जाता है और ए भी होता है, विटामिन डी और ए दोनों आपका कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है और ये जो है मछली से प्राप्त किया जाता है। इसमें अन्य कई पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं एडी के अलावे। सिंचाई की आधुनिक विधियां के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, औसत कथन की पहचान कीजिए। मतलब गलत ढूंढना है सिंचाई की आधुनिक विधि के बारे में। छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा स्टेटमेंट है कि छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये भी सही है, ये भी सही है। ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद पौधे की जड़ों में गिरता है, इसीलिए ये फलदार पौधे बगीचे में पानी देने की सर्वोत्तम तरीका नहीं है, ये गलत है, ये सर्वोत्तम तरीका। इससे हमारा पानी वेस्ट भी नहीं होता है और जो पानी है वो डायरेक्ट प्लांट में ही जाता है। ठीक है, ये सर्वोत्तम तरीका होता है। ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, क्योंकि गलत उदाहरण ढूंढना है तो ये गलत था आपका, क्योंकि ड्रिप विधि में जल की बूंद बूंद पौधे की जड़ों में गिरता है, जिसकी वजह से पौधे इन जल का सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं और जल की हानि न्यूनतम होती है, इसीलिए यह फलदार पौधे एवं बगीचे में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। आगे है खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है। इसमें केवल और केवल आपका सही अगर देखा सही नहीं है ये पूछा गया है तो 2। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है, ये कथन गलत है। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है, जिसकी वजह से बीज के कारण खरपतवार पुनः उग नहीं पाते हैं। अगर बीज बनने के बाद खरपतवार को नष्ट किया जाएगा तो बीज मिट्टी में मिलकर पुनः वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथन में कौन से सही है? तो 1 और 3 कथन आपका सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, क्योंकि खसरा जो है खसरा जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि विषाणु द्वारा होता है। खसरा जीवाणु से नहीं बल्कि विषाणु से होता है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, जानवरों में गाय के खुर एवं मुंह का रोग भी विषाणु से होता है। जानवरों में जो है खुर, ये आपका किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। सूक्ष्म जीव उनसे होने वाले रोगों के संचालन के तरीके का विवरण एक बार हम जरा देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रोग के कारक सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका। दोस्तों, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस
ये सभी आपका विषाणु से होने वाला रोग है। सॉरी, ये गलत लग गया। हेपेटाइटिस, ये किससे होने वाला रोग है? तो विषाणु से। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए विषाणु से होने वाला रोग है और ये सभी सीधे वायु के संपर्क से फैलता है। ये सभी सीधे वायु के संपर्क में आने से फैलता है। लेकिन पोलियो जो है ना, वो वायु के साथ साथ जल प्रदूषण से भी फैलता है पोलियो। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्षय रोग, हैजा और टाइफाइड। क्षय रोग, हैजा और टाइफाइड ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और इसमें जो क्षय रोग है दोस्तों, क्षय रोग वो आपका वायु द्वारा फैलता है। हैजा जल और भोजन दोनों से हैजा होता है, हैजा जल और भोजन से। टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये भी जल के कारण होता है टाइफाइड। और हेपेटाइटिस जो आपने देखा विषाणु के द्वारा, वो भी जल से ही। उसके बाद है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और अतिसार भी प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ, अतिसार प्रोटोजोआ। मलेरिया मच्छर है इसका वाहक और अतिसार का वाहक जल है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शैवाल, स्पाइरोगायरा, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास, कवक, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड उपयुक्त सूक्ष्मजीव में से कौन सा या से सही सुमेलित है? इसमें आपका जो है 1 और 3 ये सही है। प्रोटोजोआ, क्लाइडोमोनास ये गलत है। इसमें सूक्ष्मजीव में स्पाइरोगारा, ठीक है, सूक्ष्मजीव में स्पाइरोगारा, क्लाइडोमोनास है। क्लाइडोमोनास शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, और प्रोटोजोआ के समान उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम हो जाएंगे। ये प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम। राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस कवक के उदाहरण है। राइजोपस सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं सूक्ष्मजीव, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक ये बहुकोशिकीय हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, अमीबा अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, कवक और जीवाणु। अगला है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो दूध से दही बनने में जो जरूरत होता है वो कौन सी सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, दही से दूध बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध से दही बनने में मदद करती है। जीवाणु पनीर, जिसको चीज बोलते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थ के निर्माण में भी सहायक होती है। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के बुलबुले खमीर वाले पदार्थ का आयतन बढ़ा देता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ के आयतन को बढ़ा देता है और यही बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। 5 नंबर है सुमेलित करना। आविष्कार और आविष्कर्ता का नाम दिया हुआ है, इसे मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। किण्वन की बात करें तो किण्वन आपका लुईस पास्चर हो जाएगा। किण्वन लुईस पास्चर। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का आविष्कर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। और वेसिलस एंथ्रोसिस रॉबर्ट कोच। वेसिलस एंथ्रोसिस रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर ए। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज सन 1857 में की थी। पेंसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। पेंसिलिन का खोज 1929 में। पेंसिलिन एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या करता है? नष्ट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक है, जो कि कॉमन है। ये हम लोग यूज करते हैं जब भी घर में आप लोग सुनते होंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सभी एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने 1798 में। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। कहने का मतलब है कि यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर डाला जाए तो शरीर की जो कोशिका होती है वो उससे लड़ने का जो है मतलब उसके लड़ने का क्षमता उत्पन्न करती है। क्या करती है? जब लड़ने का क्षमता को उत्पन्न करेगी तो वो उसे नष्ट कर देती है। और यही अवधारणा टीके के विकसित किए जाने का आधार है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में वेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रक्स रोग का कारण है। और एंथ्रक्स मनुष्य एवं मांसपेशियों में होने वाला खतरनाक रोग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। रोग और उसके रोग वाहक है। हैजा। हैजा का रोग वाहक हो जाएगा दोस्तों। हैजा जो होता है, इसमें कह रहा है कि सुमेलित करना। सुमेलित है कौन, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है हैजा का घरेलू मक्खी,
मलेरिया का मादा एंडीज मच्छर, डेंगू का मादा एंफ्रीज मच्छर। तो एक उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो एक हैजा वही आपका सही सुमेलित है। घरेलू मक्खी हैजा के रोग वाहक का कार्य करती है घरेलू मक्खी। मादा एनफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण, प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं, ये मादा एनफ्लीज मच्छर है। और मादा एंडीज मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है, डेंगू के विषाणु का वाहक है मादा एंडीज। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पादप रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव, इसमें भी आपको देखना है कि कौन से सही सुमेलित है। तो नींबू में कैंकर किससे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, सही है। नींबू में कैंकर जीवाणु के द्वारा। गेहूं का रस्ट रोग कवक से, और भिंडी की पीत विषाणु से, भिंडू की पीत विषाणु से। ये तीनों आपका सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। खाद्य परिरक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। आंसर सी हो जाएगा। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को प्रदूषित कर देते हैं और खाद्य पदार्थ को प्रदूषण से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक का उपयोग किया जाता है, खाद्य परिरक्षक का। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान परिरक्षक हैं। जैम और सॉस बनने में इन रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरका का उपयोग भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, नमक, खाद्य तेल व सिरके का उपयोग अचार को प्रदूषण से बचाने के लिए तथा चीनी का उपयोग जैम, जेली, सॉस आदि के परिरक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पाश्चुकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। यह स्टेटमेंट आपका सत्य है। पाश्चुकृत दूध जो होता है उसको बिना उबाले यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। दूध को पाश्चुकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेते हैं। ये गलत है, केवल एक ही सही है। जो दूध पाश्चुकृत होता है, पाश्चुकृत दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, 15 से 30 सेकेंड के लिए, और फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। कथन 2 इसलिए आपका गलत था। और इस प्रक्रिया की खोज किया था लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। इनके नाम पर ही इस प्रक्रिया का नाम पाश्चुरीकरण पड़ा था। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। तो पूछा गया है सही नहीं है, तो इसमें ए आपका सही है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। ये सही है। दूसरा, पौधे पर निर्भर करने वाली जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। ये भी सही है। पौधे पर निर्भर करने वाली जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। ये भी सही है। कुछ विशिष्ट पौधे जंतु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत है। और मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे कि राइजोबियम नीले हरे शैवाल तथा कभी कभी तरित विद्युत द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। पौधे इन यौगिक का अवशोषण करके प्रोटीन और अन्य यौगिक का संश्लेषण करते हैं, जिसका उपयोग पौधे पर निर्भर जंतुओं द्वारा किया जाता है। और पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु कवक द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग पौधा जो होता है वो पुनः करता है। और नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरण में कुछ विशिष्ट जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में। परिणामतः हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, इसलिए कथन आपका गलत था, डी वाला। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। नाइट्रोजन जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन। चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपास, पेट और प्लास्टिक उपयुक्त में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो कपास, केवल और केवल कपास ही प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक छोटी इकाई से मिलकर बनी एक बड़ी इकाई है। बहुलक
ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों ही प्रकार के होते हैं। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ऊन, रेशम, चमड़ा भी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ऊन, रेशम और चमड़ा। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशे पेट एक संश्लेषित बहुलक है जो पॉलिस्टर को सुपरिचित उदाहरण है और इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में करते हैं। पेट का उपयोग संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है और पॉलीथीन, पॉलीक्लोरोएथीन ये प्लास्टिक का उदाहरण है। किसका? प्लास्टिक का। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, अतः ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, चलिए फटाफट मिला लेते हैं। सबसे पहले रेयॉन। रेयॉन आपका क्या है? तो यह कृत्रिम रेशम कहलाता है। रेयॉन कृत्रिम रेशम। नायलॉन नायलॉन इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। टेरिलॉन टेरिलॉन जो है यह एक पॉलिस्टर है। टेरिलॉन और एक्रेलिक एक्रेलिक इसका उपयोग ऊन, स्वेटर और शॉल बनाने में होता है। एक्रेलिक का आंसर ए हो जाएगा। रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, एक्रेलिक सभी संश्लेषित रेशे हैं। सभी संश्लेषित रेशे हैं। रेयॉन कृत्रिम रेशा कहलाता है। रेयॉन कृत्रिम रेशम कहलाता है। इसे कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेशम से सस्ता होता है ये रेयॉन। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल, वायु से किया जाता है और ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रबलता के मामले में एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। प्रबलता के मामले में मतलब मजबूत होता है। टेरिलिन टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर रेशे से निर्मित कपड़ों पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। और एक्रेलिक का उपयोग ऊन, स्वेटर, शाल, कंबल बनाने में किया जाता है और इनसे बनी वस्तुएं कीमत में सस्ती होती है और इनका रख रखाव आसान होता है एक्रेलिक का। क्वेश्चन नंबर 3 है, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत किस चीज की होती है? तो मेलामाइन की। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके परिधान यानी वस्त्र पर मेलामाइन नामक एक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने का अधिक क्षमता रखता है मेलामाइन। बैकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने में बैकेलाइट का उपयोग करते हैं। पॉलिस्टर जो है एस्टर की इकाई की पुनरावृत्ति से बना है। पॉलिस्टर एस्टर की इकाई की पुनरावृत्ति से। एस्टर वो रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। टेफ्लॉन पर तेल और जल नहीं चिपकता है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने का काम आता है टेफ्लॉन। अब है चैप्टर 4, देखते हैं। चैप्टर 4 में है धातु और अधातु। निम्नलिखित धातु में कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो है मरकरी। मरकरी यानी पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में होती है। पारा। सोडियम और पोटेशियम ये धातु है जो कि नरम होती है और इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। अगला है कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का पर हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ कौन सा होता है? तो यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है और ये जो पदार्थ होता है हरा पदार्थ वो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuSO3 का मिश्रण होता है। यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो वो है फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन। ये 3 अधातु हैं। फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन तीनों अधातु हैं। सामान्यतः अधातु जल से विक्रिया नहीं करते हैं सामान्यतः, यद्यपि वो वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इन तीनों में फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। यह वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। सोडियम एक धातु है जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। सोडियम और ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। कौन? सोडियम। और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए यह मिट्टी के तेल में संचित कर रखी जाती है। मिट्टी के तेल में सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? कम हो जाता है। सोने के पॉलिश के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की ऊपरी परत हट जाती है, ठीक है, जिससे आभूषण नए की तरह चमकने लगता है। परंतु ऊपरी परत हटने के कारण वजन में कुछ कमी आ जाती है। चैप्टर 5
5 में है कोयला और पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में कहाँ प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था? तो ये पेंसिल्वेनिया में। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। इसके 8 वर्ष 1867 में इसके 8 वर्ष के बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। माकूम नामक स्थान पर भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में किससे प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त होती है कोलतार से। नैप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त होती है। कोक, कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। कोक, कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। भारत में हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। हमारे भारत में जो है प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगला सवाल, कौन सा या शेष जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें से आपका एक तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही आपका जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी सभी जीवाश्म ईंधन है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम के परिसंकरण से प्राप्त उत्पाद। तो पेट्रोलियम के परिसंकरण से प्राप्त उत्पाद है डीजल है, पैराफिन मोम है, मिट्टी का तेल है और स्नेहक तेल है। डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम ये सभी पेट्रोलियम के परिसंकरण से उत्पाद हैं। आंसर आपका हो जाएगा सी। उपयुक्त सभी पेट्रोलियम के परिसंस्करण से प्राप्त उत्पाद हैं। इसके अलावे पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमेन भी पेट्रोलियम के परिसंकरण से प्राप्त होता है, बिटुमेन। चैप्टर 6, दहन और ज्वाला। चलिए देखते हैं इसे। पदार्थ के दहन और ज्वलन ताप से के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यह स्टेटमेंट आपका सही है, आपको सही ही बताना है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ यानी ईंधन आग पकड़ता है। तो ये भी सही है कि ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह पदार्थ ईंधन मतलब आग पकड़ता है। तीसरा, फास्फोरस। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। ये भी सही है। फास्फोरस जो है वो काफी दहनशील पदार्थ है और इसे अगर खुले तापमान में छोड़ दिया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। दहन की प्रक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। दहन के लिए ऑक्सीजन यानी वायु आवश्यक है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वो कमरे के ताप पर ही यानी कि वायु की उपस्थिति में जल उठता है। अब है निरापद यानी सेफ्टी। माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो निरापाद माचिस के निर्माण में इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। जो तीली होता है माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट KClO3 लगा होता है, ये सही है। इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। केवल और केवल एक ही सही है। निरापाद माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफेद फास्फोरस का उपयोग होता था पहले, परंतु हानिकारक प्रभाव के कारण निरापद माचिसों में इसका उपयोग बंद हो गया। सफेद फास्फोरस का निरापद माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है। लाल फास्फोरस, चूर्णित कांच तो होता है लेकिन साथ में लाल फास्फोरस होता है जो कम खतरनाक होता है। यहाँ पे व्हाइट दिया हुआ था इसलिए गलत हो गया था, बाकी ये सही है। जब माचिस की तीली की खुरदरी सतह पर रगड़ने से कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में निर्मित परिवर्तित हो जाता है, यह परंतु माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फेट का दहन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। इस संदर्भ में जो सही है, आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, ये सही है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाती है। ये भी सही है। आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। जब ज्वलनशील पदार्थ ठंडा करता है तथा इससे उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। जब इससे उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है तो इसकी वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। जल सबसे अधिक प्रज्वलित अग्निशमक है जल, परंतु विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छे अग्निशमक है ना।
ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है और इससे विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड उच्च ताप पर द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अतः छोड़े जाने पर यह बहुत अधिक फैली होती है और ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन का ताप भी कम हो जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का आग के निकट इन पदार्थ से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। ये दोनों कथन आपका सही है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं, जो वाष्पित होते हैं। मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला तीन भिन्न क्षेत्र होते हैं, तीन: ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसके दीप्त क्षेत्र में मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है और ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है, नीले रंग का। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह स्टेटमेंट आपका जो है वो बिल्कुल गलत है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ये सही है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। एक गलत इसलिए है क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि काफी विषैली गैस है। अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है, विश्व उष्णन का। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह अत्यंत दमघोटू या संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं और ऐसी वर्षा ही अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा फसलों, भवनों, मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक है। अम्ल वर्षा। मोटर वाहन में सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन। आदर्श ईंधन यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और वहन योग्य होता है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करता हो, ये भी सही है। यह आसानी से जलने वाला, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, ये भी सही है। इसका ऊष्मीय मान निम्न और ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, ये गलत है। डी आपका गलत है। आदर्श ईंधन जो है, आदर्श ईंधन में ऊष्मीय मान अधिक और ज्वलन ताप निम्न होता है। ठीक है। चैप्टर 7 है पौधे एवं जंतुओं का संचरण। वनोन्मूलन से होने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है वनोन्मूलन से, ये सही है। भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, ये भी सही है। भौम जल मतलब कि ग्राउंड वाटर। मृदा के गुण अप्रभावित होते हैं, ये गलत है। मृदा की जलधारण क्षमता घटती है, ये भी सही है। सी गलत है दोस्तों सी गलत है। यहाँ पे ए बी डी सही है। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है वनोन्मूलन से, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है और वैश्विक उष्णन भी होता है। वनोन्मूलन से जलस्तर भी घट जाता है। वनोन्मूलन से मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है और इससे मृदा अपरदन भी होता है। मृदा अपरदन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, उर्वरता भी घट जाती है। अपरदन मरुस्थलीकरण का कारण भी बनता है। वनोन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता, भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो बाढ़ की समस्या को और अधिक बढ़ा देता है। नेक्स्ट है 2, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं, यानी फ्लोरा एंड फौना कहलाते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। पौधे और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट ऊर्जा से पाई जाती है, उसे उस क्षेत्र की विशेष की स्थानिक प्रजाति कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। किसी विशेष क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात के नाम से जाने जाते हैं। पौधे एवं जंतु की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं। स्थानिक प्रजाति, और ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर।
वनस्पति जाल और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चलिए इसे देखते हैं। अभ्यारण्य अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहां प्राणी जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उन्हें पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है प्राणियों का। सही है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहां वो स्वतंत्र यानी कि निर्बंध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वैसा जगह वन्य जीवन पौधे और जंतु संस्थानों उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। तीनों डिफिनेशन आपका सही है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम एक बार एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण हेतु विभिन्न संरक्षित क्षेत्र से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मुख्य है। अभ्यारण्य जो होता है वो अभ्यारण्य वह स्थान होता है जहां प्राणी जंतुओं को मारने या उनका शिकार करने अथवा उन्हें पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है प्राणियों को। जंतु एवं उनके आवास किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, किसी भी विक्षोभ से। यहाँ स्थानीय लोगों कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है और यही विशेषता से इसे राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन के विकास के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बफर जोन कोर जोन में किसी भी तरह की मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं और यह वन्यजीव स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधन के उपयोग कर सकते हैं। वहीं वन्य जीवन पौधे जंतु संसाधनों तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और ये इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इसके अंदर होते हैं। उसके बाद इसमें अभ्यारण्य भी आ सकते हैं। ऐसे आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। और जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु सूक्ष्म जीवों को विभिन्न प्रजातियों से है। भरतपुर अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्यजीव जंतु अभ्यारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वृहद निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ये सभी है संरक्षित क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण है। ऐसे संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत ही भारत वन संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर भी अस्तित्व में आया था। अब है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। निम्नलिखित के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके अंतर्गत पेंच नामक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। बिसन भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानीय प्राणी है। बिशन इस क्षेत्र से चट्टान में आवास शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधि के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर इसमें बी सही है। बी में आपका 2 और 3 सही है, पहला गलत है, 2 3 सही है। आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। पंचमढ़ी में बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुरा, और यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म के टीक यानी कि सागौन मिलती है। विशन भारतीय विशाल गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी एवं साल और जंगली आम के पेड़ इस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पति है। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फॉर्न, अर्जुन इत्यादि यहाँ के वनस्पति जात और चिंकारा, नीलगाय, बाल्की हिरण, चित्तल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया ये सभी यहाँ की प्राणी जात है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान से चट्टानों में आवास उन पर शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधि के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। अब है रेड डाटा पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह पुस्तक जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये गलत है। यह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये भी गलत है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, सही है। 3 सही होगा, केवल और केवल 3 ही सही है। रेड डाटा बुक में जो है, रेड डाटा बुक एक पुस्तक है, उस पुस्तक में सभी संकटग्रस्त प्राणियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो पौधे हो, जंतु हो या फिर अन्य कोई प्रजाति के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। कुछ संकटग्रस्त वन्यजीव हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य में सुरक्षित और संरक्षित हैं। कुछ संरक्षित क्षेत्र में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया जाता है संरक्षित क्षेत्र में, क्योंकि परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। अब निम्नलिखित में कौन से परितंत्र का हिस्सा है? तो आपका परितंत्र का हिस्सा पेड़ पौधे, सभी प्राणी और सूक्ष्मजीव और जैव घटक, ये सभी हो जाएगा।
किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव और जैव घटक जैसे जलवायु, भूमि भूमि मतलब मिट्टी, नदी, डेल्टा, धूप इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। चैप्टर 8 चैप्टर है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। यह सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन सा सही है? तो इसमें तीनों आपका स्टेटमेंट सही है कोशिका के बारे में। जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं। यह जीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। कोशिका मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तकों से अंगों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम सन 1665 में कार्क की कोशिका का खोज हुआ, जिसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। ये कथन सही है। सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु कोशिका का और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC। उपयुक्त में से कौन एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है? तो सभी, ये सभी एक कोशिकीय हैं। एकल कोशिका यानी सिंगल सेल से बनी संरचना एक कोशिकीय संरचना यानी यूनिसेलुलर कहलाती है। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिका ये सभी एकल संरचना के हैं, एकल सिंगल सेल के हैं। वो जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका ही वो सभी मूलभूत प्रकार जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन करती है जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिका के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक हैं। इन घटकों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है। क्रोमोसोम और गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। इस स्टेटमेंट में आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही का सही है। कोशिका के विभिन्न संगठक कोशिका द्रव और केंद्रक है। एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं कोशिका के, और जिसे कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ये सरल यानी पोरस होती है। विभिन्न पदार्थ के कोशिकाओं में आवागमन का नियमन करती है। ये झिल्ली पौधे और जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है, कोशिका द्रव, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम ये सभी हो गया कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। केंद्रक गोलाकार होता है। कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, केंद्रक झिल्ली। यह झिल्ली भी सरल होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थ का आवागमन को नियंत्रित करती है। ये कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। जीवाणु कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक के अंदर केंद्रिका गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम उपस्थित होता है। गुणसूत्र जीन के धारक है। गुणसूत्र क्या करते हैं? जीन के धारक है। कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये वंशानुगत और आनुवांशिक गुणों के साथ साथ कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। चौथा प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। विषाणु और नीले हरी शैवाल इसके उदाहरण है, ये गलत है। आंसर आपका हो जाएगा केवल और केवल एक सही होगा। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके जस्ट विपरीत जिनके सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना ही यूकैरियोटिक है विषाणु, ये दो गलत है आपका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। प्याज, मानव की कोशिका इसके उदाहरण है यूकैरियोटिक्स के। 5 देखिए, पादप और जंतु कोशिका एक दूसरे से भिन्नता रखती है। इस भिन्नता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है।
प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये सही है। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। स्टेटमेंट सी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य आवरण के रूप में उपस्थित होती है, अन्य आवरण के रूप में, और ये पादप कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता मतलब मजबूती। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कथन 2 जो था सही, प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहलाते हैं, जो पत्तियों को क्या करते हैं, हरा रंग प्रदान करते हैं। जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी तथा पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रक रिक्तिकाएं होती है। तीसरा भी सही है। संदेश स्थानांतरण। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं करती है? तो संदेश स्थानांतरण का कार्य लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, लॉन्ग ब्रांचेस नर्व सेल करती है। मानव शरीर में अनेक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है, जो कार्य और आकृति से भी अलग होती है। संदेश प्राप्त कर उसके स्थानांतरण का कार्य तंत्रिका कोशिका द्वारा होता है। संदेश का स्थानांतरण तंत्रिका कोशिका करता है। ये कोशिकाएं आकृति में लंबी और शाखावित होती है, शाखावित। इसी प्रकार रक्त कोशिका गोलाकार, पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती है। चैप्टर 9 आपका है इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इन विट्रो निषेचन। इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज मतलब जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परकनली में होता है। स्टेटमेंट केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन इन विट्रो निषेचन कहलाता है। शरीर के बाहर यदि निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडवाहिनी यानी कि स्पर्म और ओविडक्ट अवरुद्ध होने के कारण एक तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में चिकित्सक ताजा अंडाणु और शुक्राणु को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। एकत्रित करके उसे उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं और जिससे कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर निषेचन हो जाता है तो जाइगोट को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। वही माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है और इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। परकनली शिशु यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परकनली में होता है, इसलिए कथन 2 गलत है। अब जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सभी अंड प्रजनक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। केवल और केवल एक ही सही है, दूसरा गलत है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिका के उदाहरण हैं। इनका संलयन निषेचन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का और युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदलता रहता है। तत्पश्चात कोशिका समूहीकृत होकर विभिन्न उत्तक यानी टिश्यू अंगों में परिवर्तित हो जाती है और ये विकसित संरचना एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कहलाता है। जब ये विकसित होता है तो इसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है और इस विकास काल में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहा जाता है, गर्भ कहते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायु जंतु और जो अंडे देते हैं उसे अंड प्रजक कहते हैं, है ना। 2 कथन आपका गलत था क्योंकि कुछ अंड प्रजक जंतु में निषेचन शरीर के बाहर तो कुछ के शरीर के अंदर ही होता है ना। कुछ अंड प्रजक जंतु ऐसे होते हैं जिसका निषेचन शरीर के बाहर और कुछ का अंदर होता है। मुर्गी में निषेचन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। अनेक जंतु जैसे मेढक, टोड, मछली, स्टारफिश, ये निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है, मादा जंतु के शरीर के बाहर। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे कि अंडे देती है, मादा अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरती है। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है और इस प्रकार के निषेचन जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन 3 देखिएगा। सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। मुकुलन अमीबा की जनन प्रक्रिया है। मुकुलन
द्विखंडन हाइड्रा की जनन प्रक्रिया है। कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। उपयुक्त में कौन सा सही सुमेलित है? तो केवल 3। कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ये सही होगा। पौधे की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधि होती है। पौधे की तरह जंतु में भी 2, एक लैंगिक दूसरा अलैंगिक। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जीव भाग लेगा, उसे अलैंगिक कहेंगे। मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन और द्विखंडन। हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन की प्रक्रिया से और अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन प्रक्रिया से होता है, इसीलिए 1 और 2 गलत है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। कायांतरण। क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्लोनिंग ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। डॉली एक फिन डार्सेट भेड़ की क्लोन थी। दोस्तों, इसमें तीनों स्टेटमेंट आपका सही है क्लोनिंग के संदर्भ में। क्लोनिंग की बात अगर हम करें तो किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। कृत्रिम रूप से यानी नेचुरल तरीके से। सबसे पहले इयन बिलमंट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया, जिसका नाम डॉली रखा। इस प्रक्रिया में फिन डार्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियां से ली गई कोशिका के स्कार्टिक्स ब्लैकफिश इव से ली गई एक अंडकोशिकीय के केंद्रक के स्थान पर स्थापित किया गया और इस प्रकार से उत्पन्न अंडकोशिकीयों को स्कार्टिक्स ब्लैकफिश इव में रोपित किया गया। बाद में स्कार्टिक्स ब्लैकफिश इव ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डॉली फिन डार्सेट भेड़ की समरूप थी जिसमें केंद्रक लिया गया था। चूंकि स्कार्टिक्स ब्लैकफिश इव के केंद्रक को अंडकोशिकीय से हटा दिया गया, इसीलिए डॉली में उसकी कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुई और डॉली फिन डार्सेट भेड़ क्लोन थी। क्या नाम था इसका? क्लोन। चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर चैप्टर 10 है, देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि लैंगिक हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन जो होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइनिक ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है। ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है और ये मानव शरीर की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है यानी कि गौण लैंगिक लक्षण है उसके लिए जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एस्ट्रोजन नर हार्मोन में जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा में पाया जाता है। ये गलत है। इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो प्यूस ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ये सही है। इसमें 1 और 3 कथन आपका सही है, दूसरा को छोड़ के, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को सीधे हमारे रुधिर प्रवाह में यानी कि ब्लड का जो फ्लो होता है उसके प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसीलिए इन्हें नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। लैंगिक हार्मोन का स्रावन भी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। एस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है जो कि मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। पहला स्टेटमेंट सही है। एस्ट्रोन मादा हार्मोन है। एस्ट्रोन क्या है? मादा हार्मोन है। वही टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर हार्मोन है, नर है, जिसका श्रावण क्रमशः लड़कियों में ओवरी और लड़का में वृषण यानी टेस्टी द्वारा होता है। इसलिए कथन आपका 2 गलत था क्योंकि उल्टा दिया हुआ था। ये लैंगिक हार्मोन लड़कों में दाढ़ी मूछ, बड़े स्वरतंत्र यानी कि लैरिंग एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि जिसको बोलते हैं इत्यादि गौण लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करता है टेस्टो हार्मोन। ठीक है। कंठमणि के बड़े व छोटे होने के कारण ही क्रमशः लड़कों का स्वर गहरा और लड़कियों का स्वर उच्च तारतत्व वाला होता है यानी कि हाई पिच वाला होता है। लड़कियों में स्तन दूध ग्रंथियां का विकास जैसे गौण लैंगिक लक्षण एस्ट्रोन के कारण उत्पन्न होता है, एस्ट्रोजन के कारण। इन लैंगिक हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और ये अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने के लिए भी नियंत्रित करता है। अब है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो मिलान करना है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेते हैं। ठीक है। ग्रंथि है और इधर आपका स्रावित हार्मोन है, तो थायराइड आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा, अग्नाशय इंसुलिन हो जाएगा, अधिवृक्क एड्रेनलिन हो जाएगा और पीयूष वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, पीयूष वृद्धि हार्मोन। तो थायराइड से थायरॉक्सिन, अग्नाशय से इंसुलिन, अधिवृक्क से एड्रिनल और पीयूष से वृद्धि हार्मोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थायराइड थायरॉक्सिन का, अग्नाशय से इंसुलिन का, अधिवृक्क से एड्रिनल या फिर एड्रिनल हार्मोन का उत्पादन करते हैं।
पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि। और अन्य ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है। मानव शरीर में पोषक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, सही है। लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होता है, सही है। वसा शरीर की वृद्धि के लिए, प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक है, ये गलत है। सही बताना है, इसमें आपका 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, ठीक है। दूध हमारे संतुलित आहार का मतलब क्या है कि हमारा भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज सभी पर्याप्त मात्रा में हो तो संतुलित आहार होगा। ये हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी है, चावल, दाल, सब्जियां होती है, यह एक संतुलित आहार है। उसी तरीके से दूध अपने आप में भी संतुलित भोजन है। और इसके लिए देखिएगा कि जो शिशु होता है वो अपनी माँ के दूध का ग्रहण करता है और वो उसमें उसे संपूर्ण पोषण मिल जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ये संतुलित आहार है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां हो गया, गुड़, मांस, संतरा, आंवला, इस सभी से रुधिर निर्माण जो है वो सहायक होते हैं। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि से। वसा एवं शक्कर, वसा एवं शक्कर ऊर्जा के लिए और प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, प्रोटीन वृद्धि शरीर की वृद्धि के लिए। ये 3 कथन आपका गलत था। मांस हो गया, नट, दाल, ये सभी प्रोटीन का स्रोत है। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज को X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी, सही है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो नर शिशु विकसित होगा, ये भी सही है। पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, X और Y उसे कहते हैं, ये भी सही है। शिशु का लिंग निर्धारण पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, इसमें महिला के गुणसूत्र का कोई भूमिका नहीं होता, ये भी सही है। इसमें आपको सही बताना है तो इसमें चारों स्टेटमेंट जो है वो क्रोमोसोम के बारे में सही है। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, जिनमें 2 गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है जिन्हें X और Y कहते हैं। एक जोड़ा जो होता है उसे XY कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, युग्मक में। अनिषेचित अंडाणु हमेशा एक X गुणसूत्र होता है जबकि शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, X गुणसूत्र और Y प्रकार के गुणसूत्र। शुक्राणु X और Y होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मक XX यानी कि लड़की का जन्म यानी मादा का जन्म होता है। और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो XY गुणसूत्र वाला यानी कि नर यानी लड़का का जो है लड़का का निर्धारण होगा। और इसी प्रकार यह आसानी से समझा जा सकता है कोई युग्मक का लिंग निर्धारण शुक्राणु के गुणसूत्र पर निर्भर करता है जो पुरुष से प्राप्त होता है। और ये आप समझ सकते हैं कि लड़का और लड़की का होना ये पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारित करता है, ठीक है। एड्स एक खतरनाक एवं संक्रामक बीमारी है, इसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह बीमारी एक खतरनाक जीवाणुओं द्वारा फैलती है, ये गलत है। आपको असत्य कथन बताना है। पीड़ित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा फैल सकता है, सही है। पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी फैल सकता है, ये भी सही है। पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैलेगा, ये गलत है। फैल जाएगा, वो वायरस उसमें चला जाएगा, इसलिए आपका कथन इसमें से 1 और 4 गलत है। एड्स जो है एक खतरनाक बीमारी है जो HIV नामक विषाणु द्वारा होता है, HIV विषाणु से। और पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में यह वायरस प्रवेश करता है और शिशु में भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 11 है बल तथा दाब। निम्नलिखित बल में से कौन असंपर्क के उदाहरण है? और नॉन कॉन्टैक्ट, तो इसमें घर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण, पेशीय बल। इसमें नॉन टचेबल जो है वो आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3 और 4। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये नॉन कॉन्टैक्ट बल का उदाहरण है। अब ये क्या होता है देखिए, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल तीनों ही असंपर्क बल के उदाहरण है। यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है, न होने पर भी। घर्षण तथा पेशीय बल संपर्क बल के उदाहरण है। इन बलों के लगने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक है। गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय बल केवल पृथ्वी का गुण है, विश्व के सभी वस्तु एक दूसरे का गुरुत्व बल लगाती है। गुरुत्वीय बल के कारण ही नदियां में पानी नीचे की ओर बहता है। स्टेटमेंट इसमें से जो आपको सही बताना है वो सही 2 और 3 है। 2 और 3 आपका स्टेटमेंट सही है। देखिएगा उपयुक्त कथन में से एक गलत है क्योंकि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व के सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो या बड़ी वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है ना। और ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। गुरुत्वीय बल के कारण ही नदियां में पानी नीचे की ओर बहता है। चैप्टर 12 है घर्षण। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। घर्षण के संदर्भ में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो।
तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें सभी स्टेटमेंट आपका सही है। चारों स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं घर्षण के बारे में सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो दो पृष्ठ के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण बल होता है ना, इंटरलॉकिंग के कारण। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि घर्षण न हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर वो आग पकड़ती है। घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी और जिम्नेस्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करे और अच्छी पकड़ बना सके। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट स्नेहक कहते हैं। जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण लगाते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है तो उस पर सार्पी घर्षण लगता है और सार्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सार्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। लोटनिक स्थैतिक और सार्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लोटनिक स्थैतिक घर्षण और सार्पिक में सबसे पहले स्थैतिक होगा, फिर सार्पिक, फिर लोटनिक। स्थिर सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल में स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरकती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो सतह के संपर्क में बिंदुओं के धंसा सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक से कम होता है। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। और किसी वस्तु को सतह पर सरकने की अपेक्षा लुढ़कना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। चैप्टर 13 है ध्वनि। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह ठोस, द्रव, गैस, निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। इसकी तीव्रता यानी प्रबलता डेसिमल में मापी जाती है। मानव कानों के लिए इसकी श्रव आवृत्ति का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसमें ध्वनि के बारे में आपका स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 जो है स्टेटमेंट ये सही है ना। 2 और 3 सही है। जो हमारा ध्वनि होता है वो संचरण ठोस, द्रव, गैस में होता है, लेकिन निर्वात में संचालित नहीं होता है। निर्वात में नहीं होता है, ठोस, द्रव, गैस में होता है। इसे हम लोग डेसिमल में मापते हैं, ये भी सही है। ध्वनि तरंग में प्रति सेकंड होने वाले दोलन मतलब कंपन की संख्या को दोलन आवृत्ति कहते हैं, जो प्रति सेकंड में होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में, और इसे हम लोग एच जेड से संकेत करते हैं। और एक हर्ट्ज जो होता है, एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। जहां एक तरफ लगभग 200 दोलन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकता है, 20 से कम मानव नहीं सुन सकता है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 20,000 दोलन अधिक प्रति सेकंड से अधिक की आवृत्ति ध्वनियां भी मानव कान नहीं सुन पाता है। ऐसी ध्वनियां को अपसरय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसरय कहते हैं। इसलिए 3 भी सही है। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुछ जंतु, कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी ऐसी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियां का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं। अनेक चिकित्सक उपकरण भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अनेक चिकित्सक उपकरण भी। ध्वनि तार तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। पक्षी उच्च तार तत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तार तत्व मंद होता है। तो इसमें आंसर आपका 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सही है। क्या है कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता इसके आयाम पर, तीक्ष्णता या तार तत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो तीक्ष्णता होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है और प्रबलता इसके आयाम पर। अधिक आयाम प्रबल ध्वनि छोटा आयाम मंद ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसी प्रकार अधिक आवृत्ति उच्च तार तत्व और निम्न आवृत्ति कम तार तत्व के लिए उत्तरदायी है। क्या है कि अधिक आवृत्ति जो है वो उच्च तार तत्व के लिए और निम्न जो है निम्न आवृत्ति वो कम तार तत्व के लिए उत्तरदायी है। पक्षी की ध्वनियों का तार तत्व उच्च और शेर की ध्वनियों का तार तत्व निम्न होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। पक्षी की इसी प्रकार आप वाद्य में भी देखेंगे। वाद्य में जैसे ढोल में मंद आवृत्ति और सीटी में उच्च आवृत्ति होती है ना। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। कारण है कि प्रकाश किसी माध्यम में संचालित हो सकता है, परंतु ध्वनि निर्वात में संचालन नहीं करती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कथन जो है आपका, कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है। बाकी कथन दोनों सही है। यहाँ पे हम देखेंगे, तड़ित के पहले दिखाई देना, मेघ गर्जन का बाद में सुनाई देना क्रमशः प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल के कारण होता है। प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल के कारण।
वायुमंडल में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की कई गुना होती है, जिसके कारण प्रकाश का संवेदन हम पहले करते हैं जबकि ध्वनि का कुछ देर बाद करते हैं। अगला है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कथन 1 है, खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। कारण है, टीन लोहे से कम प्रगतिशील होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें सही उत्तर है कि ए और आर दोनों सही है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, सही है ना। और पहला कथन जो है कि खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, ये भी सही है। दोनों सही है। और आर जो है आपका आर, वो ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है आर टीन लोहे से कम प्रक्रियाशील होता है, तो ये जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे आप देखेंगे खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, टीन का, क्योंकि टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार से खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने यानी चढ़ाने की प्रवृत्ति को ही विद्युत लेपन कहते हैं और यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक समान उपयोग है। सेकेंड क्वेश्चन है, पुलों और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। कारण है, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें जो कथन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पुल तथा स्वचालित वाहन को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे को संक्षारित होने तथा जंग लगने में प्रवृत्ति होती है, सही है। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित होती है। ये दोनों कथन अपने आप में सही है, लेकिन किसी का पुष्टिकरण नहीं करता है, ठीक है। आंसर बी हो गया। पुलों तथा स्वचालित वाहन को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है, जिंक की परत। अतः आर और ए स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि ए और आर कथन सही है। ए और आर का स्पष्टीकरण है, ए आर का स्पष्टीकरण, ना कि आर ए का। विद्युत लेपन की इस क्रिया से दैनिक जीवन के अनेक उपकरण तैयार होते हैं, जैसे कि कार के कुछ पुर्जे, बाथरूम के नल की टूटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम, ये सभी। और क्रोमियम का लेपन किया जाता है, ये चमकदार दिखता है तथा संक्षारित नहीं होता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। आसूत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए ये विद्युत की सुचालक होती है। स्टेटमेंट केवल इसमें जो कथन औसत है वो दो गलत है। आसूत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, ये गलत है। आसूत जल की अगर हम बात करें ना, आसूत जल खनिज लवण एवं आयन अनुपस्थिति होते हैं, जिसके कारण ये हीन चालक है, हीन चालक। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में औसत्य की पहचान करें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी ऊर्जा की कम खपत करते हैं। प्रदीप्त नालिका प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं। सहंत प्रदीप्त लैंप प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। सहंत प्रदीप्त लैंप प्रदीप्त नालिका यानी ट्यूबलाइट से ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं। 3 और 4 इसमें आपका जो है वो गलत है। 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। यहाँ पे देखिएगा, सीएफएल प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, सीएफएल। साथ ही इनमें पारा होने के कारण ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए 3 गलत है। सीएफएल प्रदीप्त नालिका यानी ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा खपत करते हैं, इसीलिए कथन 4 गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, इधर चैप्टर आ गया 15 नंबर, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। चैप्टर 15 को देखिए। आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सजातीय, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। भूकर्षण द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी तक भेजा जाता है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ए। कथन ए जो है गलत है ना, ये आंसर सही है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए गलत है क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ना कि आकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को अन्य वस्तु से रगड़ने पे आवेश उत्पन्न होता है। ऐसे आवेश स्थैतिक आवेश होते हैं रगड़ने पे, और मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं और अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है, आवेश का प्रवाह है। विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है, धात्विक चालक द्वारा।
किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसंपर्कन कहते हैं, भूसंकरण। क्वेश्चन 2, त्वरित यानी लाइटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लाइटिंग के संदर्भ में धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचित ऋणात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि के रूप में त्वरित उत्पन्न होती है। त्वरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। भवनों की त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए त्वरित चालक नमक युक्त का प्रयोग होता है। स्टेटमेंट इसमें से 2 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। पहला गलत है। गरज वाले तूफान के बनते समय, जो गर्दन वाली तूफान होता है, उसके बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। और इन प्रबल गति के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश और निचली किनारे के आवेश क्या होता है? ऋणावेश संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेश का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत का हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां ध्वनि उत्पन्न होती है और इसे हम त्वरित के रूप में देखते हैं। इसीलिए पहला कथन आपका गलत था। ठीक है, दूसरा कथन सही है और इसका रीजन है कि त्वरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। त्वरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। भवन को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए त्वरित चालक नामक युक्ति का प्रयोग करते हैं और इस युक्ति में भवन निर्माण के समय दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का सिरा वायु में खुला रह जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 3 नंबर। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की परत, ये जो आपका दिख रहा है मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब पृथ्वी का पार्ट है और पृथ्वी का जो परत भूपर्पटी है ये भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गड़बड़ी के कारण भूस्पंदन आते हैं और पृथ्वी की इस परत को हम भूपर्पटी कहते हैं यानी क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड के रूप में नहीं, यह टुकड़े में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट से दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करती है और इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्मोग्राफ इसको बोलते हैं उससे। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भूकंप प्लेट की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती है, अतः वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, कश्मीर और कच्छकरण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें से जो आपका सही कथन हो जाएगा वो सी, यानी कि इसमें 1 और 2 सही है। 1 और दोनों कथन आपका सही है। उपयुक्त में दोनों कथन सही है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होती है। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती है, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है और इन दुर्बल क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्र यानी 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्वी, कच्छकरण, राजस्थान और सिंध गंगा के मैदान अति भूकंप आशंकित क्षेत्र आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यह पैमाना रैखिक है। इसमें आपका एक तो सही है, इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। इसका पैमाना रैखिक होता है, गलत है। इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है, ये भी सही है। यानी आप कह सकते हैं इसमें 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कथन इसलिए 2 गलत है क्योंकि रिएक्टर पैमाने रैखिक नहीं बल्कि ये लघु गणकीय होते हैं। क्या होते हैं? लघु गणकीय होते हैं।
लघुगणकीय होने के कारण रिएक्टर पैमाने पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या में प्रत्येक अंक भूकंप मापी यंत्र पर यानी 10 गुने आयाम तथा 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसीलिए परिमाण 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। कथन आपका 3 सही है। नेक्स्ट है त्वरित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। त्वरित से सुरक्षा के संबंध में, यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लेने से आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल ये सही है। यदि आप किसी खुले जगह पर तो किसी वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल नहीं। यदि आसपास के कोई वृक्ष न हो, जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा। बिल्कुल सही है। इसमें आप कह रहे हैं कि असत्य कथन को ढूंढना है, तो असत्य कथन को ढूंढना है तो केवल इसमें 2 ही असत्य है ना, 2 ही असत्य है, बाकी सभी सही है। तो 2 इसमें केवल और केवल 2 गलत है। त्वरित झांझा के दौरान बंद जगहों जैसे कमरा, कार अथवा बस जिनके खिड़की और दरवाजे बंद हो सुरक्षित होते हैं। त्वरित झांझा के समय यदि आप खुले में हैं तो ऐसे में मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचाई वाले स्थान पर सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंचाई वाले स्थान त्वरित गिरने की सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्र होते हैं। यदि आप जंगल में हैं तो बड़े वृक्षों की अपेक्षा छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेना ज्यादा सुरक्षित होता है, इसलिए 2 गलत था। यदि आसपास कोई वृक्ष न हो तो अपने हाथों घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखते हुए सिमट कर बैठना ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि इस स्थिति में आप त्वरित के लिए एक लघुत्तम अर्थात छोटे लक्ष्य बन जाएंगे। छोटे लक्ष्य, आंसर 3 सही है। प्रकाश चैप्टर आपका आता है 16 नंबर, प्रकाश चैप्टर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपन, उपयुक्त में से कौन किसी वस्तु को देख पाने की घटना है संबंधित है? तो 1 और 2, वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये जो दोनों घटना है किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश आंखों पर आए, है ना, वस्तु से प्रकाश आंखों पर आए और यह प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आ सकता है। जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वो दीप्त पिंड तथा जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपन, प्रकाश जब अपने रंगों में विभाजित होता है तो उसको विक्षेपन कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपन को दर्शाने वाली प्राकृतिक घटना है। विक्षेपन की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आंसर दोनों आपका सही है। उपयुक्त में दोनों कथन जो है ये प्रकाश के परावर्तन नियम कहते हैं इसे। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो वह है परितारिका यानी आइरिस। परितारिका मानव नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र के बाहरी आवरण सफेद होता है और ये कठोर होता है, कठोर, जो नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। इसके पारदर्शी भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की रचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं और पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा यानी उत्तल होता है। लेंस प्रकाश को आंखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है और इस परत को रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। क्वेश्चन 4, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। अंधबिंदु रेटिना और दृक् तंत्रिकाएं की संधि पर उपस्थित होता है। इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। आंसर आपका तीनों जो है, तीनों का तीनों सही है रेटिना के बारे में। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिका का बना होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और ये तंत्रिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा रंगों की सूचना भी भेजते हैं। एक होता है सलाकाए यानी कि रोड्स जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, मंद प्रकाश के लिए। दृक् तंत्रिका और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है और इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है और यह लगभग 1/16 सेकेंड 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या उससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। अगला है मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समान नेत्र दूर रखी वस्तु के साथ साथ निकट की वस्तुओं को स्पष्टतः देख सकता है। दूसरा है यह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतः देख सकता है आयु के साथ साथ प्रावर्तित होती रहती है।
इसमें से जो सही है आपका तीसरा स्टेटमेंट है, मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर। और मोतियाबिंद वृद्धावस्था में नेत्र का लेंस धुंधला धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसकी चिकित्सक की प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ब्रेल सिस्टम जो है ये चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों से यानी अंधे व्यक्तियों से, ब्रेल सिस्टम चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति को लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति थे ने विकसित किया था। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुक यानी डॉट पैटर्न अथवा छाप है। कितना? 63। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं तथा विभिन्न विशेषता रखते हैं। इन विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। उल्लू के नेत्र बड़ा कॉर्निया बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसमें स्टेटमेंट तीनों का तीनों आपका जो है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देखा जा सकता है, केकड़ा चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती हैं। उल्लू का नेत्र बड़ा कॉर्निया बड़ी पुतली होती है उल्लू के नेत्र में ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके और इसी के साथ साथ इसकी रेटिना में बड़ी संख्या में सलकाएं होती है। केवल कुछ ही शंकु होते हैं जिस कारण उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक और सलकाएं कम होती है, शंकु अधिक और सलकाएं कम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है तारे एवं सौर परिवार। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका, यह स्टेटमेंट सही है। इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कम होती है। दूसरा कथन गलत है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है और चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है, परंतु एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा में की अवधि 29 से अधिक होती है। बहुत से कैलेंडर में इस अवधि को एक माह कहते हैं। क्या कहते हैं? एक माह। पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। हमें वही भाग दिखाई देता है जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का अगला दिन जब चंद्रमा का छोटा भाग आकाश में दिखता है तो वो बाल चंद्र कहलाता है, न्यू मून डे कहलाता है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है। क्वेश्चन 2, तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तारे सूर्यास्त होते ही पूरब में उदित होते हैं और सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। कौन में? केवल 2 सही है कि तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। ये सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि तारे दिन के समय में भी आकाश में होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, अतः दूसरा कथन सही है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश की चाल, और इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए में है सूर्य पूरब में उदित और पश्चिम में अस्त होता है। यह स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। करण नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। ऐसा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमने के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसकी कक्षा तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और यह झुकाव 23.5 डिग्री है, झुकाव जो कि ऋतु परिवर्तन के लिए है। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं, विषुवत वृत्त के तल को, तथा वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं।
दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं, 23.5 डिग्री के कोण पे। और इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय चाल से 66.5 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। इसी कारण ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता है। साथ ही यह दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता है। अब है पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विख्यात तारामंडल आर्सो मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं। ओरायन तारामंडल को शिकारी कहते हैं। कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसे दिखते हैं। कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिएगा कि सभी कथन सही है। हमारे प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। तारामंडल की आकृति उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। सर्वविख्यात तारामंडल में से एक अर्सो मेजर को सप्तऋषि, बिग डीपर अथवा ग्रेट बियर भी कहते हैं। ओरायन आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है और इसे शिकारी भी कहते हैं। शिकारी भी। आकाश के उत्तरी भाग में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। क्या है? कैसियोपिया है, जो कि एक तारामंडल है। यह अंग्रेजी के अक्षर W और M के बिगड़े हुए रूप जैसे दिखाई देते हैं। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थान से नहीं दिखाई देते हैं। जिन तारों से मिलकर तारामंडल बना होता है वो सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते हैं। वो आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह में नहीं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करता। ग्रह के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। इसमें भी सही कथन चुनना है तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। देखिए, एक कथन सही है, तारों में अपना प्रकाश होता है परंतु ग्रहों में नहीं। ग्रह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करता है, दूसरा भी सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि तारे के सापेक्ष सभी ग्रह की स्थिति बदलती रहती है, न कि ग्रह के सापेक्ष तारे की। क्वेश्चन 7, मिलान करना है सौर परिवार के ग्रह और उसकी विशेषता को। चलिए फटाफट मैच कर लेते हैं। बुध जो हो जाएगा, सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। शुक्र की बात करें तो रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण यानी यूरेनस अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण जाना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सौर परिवार 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है सौर परिवार। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है। बुध यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। इसे सूर्योदय के तुरंत पूर्व और तुरंत बाद क्षितिज पर देखा जा सकता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है बुध का। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। शुक्र रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है। ये कभी कभी पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे प्रायः प्रभात तारा या फिर संध्या तारा कहते हैं। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति ग्रहों की समान गति की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ये इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वी इस ग्रह के भीतर रखी जा सकती है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान का। वही अरुण यानी यूरेनस अपनी अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है। इस कारण ये कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। कक्षीय गति करते समय शुक्र की गति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ग्रहों और उनके रंग के उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? पृथ्वी नीली सही है। मंगल लाल होता है, शनि पीला। ये तीनों आपका सही है ग्रहों का कलर। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि में प्रकाश के परावर्तन होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह यानी चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। मंगल हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है। मंगल इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह है मंगल के। शनि रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के चारों ओर वलय इसे सौर परिवार का अद्वितीय बनाता है। ग्रहों में सबसे कम सा घनन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रह में से कौन सा भारत द्वारा प्रामोचित पहला उपग्रह था? तो आर्यभट्ट। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण प्रमोचन किया है,
लेकिन आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्का। डैश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच उपस्थित है, सही है। धूमकेतु पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी सही है। उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपका ध्रुव क्षुद्रग्रह के बारे में सही है। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्रग्रह कहते हैं। क्षुद्रग्रह। धूमकेतु पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परी होती है। कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी देखी जाती है, जिसे टूटता तारा या फिर शूटिंग स्टार भी कहते हैं, परंतु ये तारा नहीं होता है, इसे उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं, चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। कुछ उल्काएं आकार में बड़ी होने के कारण पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाता है, और ऐसा पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उल्का पिंड कहलाता है। उल्का पिंड। अब है सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है अल्फा सेंचुरी। सीरियस यानी कि लुब्धव आकाश का सबसे अधिक चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। कौन से तारामंडल? ओरायन। ध्रुव तारा ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह अधिकतम चमकीला नहीं है। इसे सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से। अल्फा सेंचुरी 3 तारों से मिलकर बना पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा यानी तारातंत्र है। ये 3 तारे हैं। 3 अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी सी अथवा प्रैक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी सी को कहते हैं। इनमें अल्फा सेंचुरी ए और बी चमकीले, जबकि प्रैक्सिमा सेंचुरी कम चमकीला तारा है, और इन तीनों तारों में प्रैक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकट है। ये तीनों समानांतर देखने पर एक ही दिखाई देते हैं तथा मिलकर सीरियस और कैनोपस मिलकर ये क्या करते हैं? सीरियस और कैनोपस के बाद तीसरा सबसे बड़ा चमकीला तारा बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का, वायु जल का प्रदूषण। पेट्रोल डीजल आधारित वाहन से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैस निकलती है। इन गैस में प्रमुख आपका हो जाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है और तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये तीनों पेट्रोल डीजल पर आधारित वाहन से प्रदूषक गैस निकलती है। ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, जबकि इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। ये रुधिर के ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देती है, जिसका मानव शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल फुहार में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग यह वायुमंडल के ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। सीएफसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषक तथा कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनता है। पेट्रोलियम परिसंस्करण शालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक के प्रमुख स्रोत हैं। पेट्रोल तथा डीजल ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। असत्य कथन एकमात्र इसमें से 4 है, असत्य बाकी सभी सही है। पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ऊष्मन में योगदान देने वाली गैस है, तो वैश्विक ऊष्मन में योगदान देने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जलवाष्प ये सभी है। वैश्विक ऊष्मन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड साथ साथ जलवाष्प भी योगदान देती है। कुछ तालाब के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? जब शैवाल में की अत्यधिक वृद्धि के कारण फॉस्फेट, नाइट्रेट और अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करता है। केवल इसमें एक सही है। कुछ तालाब के जल देखने में हरे रंग प्रतीत होते हैं क्योंकि जल में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग खेतों में होता है और ये उर्वरक जल के साथ घुलकर जलाशय, नदी, तालाब में पहुंच जाते हैं। साथ ही यह भूमि में रिसकर भौम जल को प्रदूषित करते हैं। इन उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फॉस्फेट जैसे रसायन तालाब के जल में मिल जाते हैं, जो पोषकों की वृद्धि के कारण शैवाल तेजी से उगने लगते हैं और ये शैवाल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, जिसके कारण संपूर्ण तालाब ही हरे रंग का दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिनसे पौधा और पशुओं को अविषता उत्पन्न होती है।
तो इसमें आपका स्टेटमेंट पूछा है कि औसत है, तो ये तो सही है कि आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड ये सभी तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिनसे पौधा, पशु सभी को विष मिलता है। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लीयता परिवर्तित हो जाती है, ये भी सही है। विद्युत संयंत्र, अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जलाशय की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है, ये भी सही है। जल में नाइट्रेट, फॉस्फेट रसायन की अधिक मात्रा शैवाल की वृद्धि हेतु हानिकारक है, ये गलत है। डी गलत है, बाकी सभी सही है। जल में नाइट्रेट एवं फॉस्फेट रसायन की अधिकता शैवालों को पोषण प्रदान करता है और इस प्रकार यह उनकी वृद्धि हेतु लाभदायक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्लास 8 का जो साइंस था वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब बच गया 9। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 और 9 का ही करेंगे।